हेलो दोस्तों, मेरे यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। कहानी अच्छी लगे तो प्लीज़ चैनल को लाइक कमेंट शेयर जरूर कीजिएगा। इंदौर भाटिया मेंशन में इन एक हफ्तों में दामिनी बिल्कुल शांत और सब लोगों से अच्छे से बात कर रही थी, इसलिए आरू भी उसके साथ काफ़ी कंफर्टेबल हो गई थी और उससे सारी बातें शेयर करती थी। अभी दामिनी आरू को अपनी गोद में पकड़े लिविंग हॉल में बैठी हुई थी जब बाहर विक्रम की गाड़ी आकर रुकती है और विक्रम जो ऑफिस गया था अपने बैग को पकड़े फ़ोन में बात करते हुए अंदर आता है। आरू विक्रम को आया हुआ देखकर उसके पास जाकर उसके हाथ से बैग ले लेती है तो विक्रम भी उसके पीछे पीछे कमरे की तरफ चला आता है। दामिनी आरव को अपनी गोद में पकड़े उन दोनों को जाता हुआ देखने के बाद आरव के गाल पर किस करते हुए, आरव तो दादी के साथ रहेगा है ना। आरव आरव जो कि वाशी ले रहा था दामिनी की तरफ देखकर रोना शुरू कर देता है, जिसे सुनकर दामिनी आरव को अपने सीने से लगाते हुए कहती है, चलो अब तुम्हें दूध पीकर सो जाना चाहिए। इतना कहते हुए दामिनी आरव को लेकर विक्रम के कमरे की तरफ चली जाती है। उधर विक्रम कॉल कट करने के बाद आरू की तरफ देखते हुए, आरू मुंबई में शादी की तैयारियां चल रही है, हमें भी वहाँ चलना होगा। विक्रम की बात सुनकर आरू कबर्ड से उसके लिए नाइट सूट निकालकर बिस्तर पर रखते हुए, ठीक है कब जाना है। विक्रम अपने कदम आरू की तरफ बढ़ा, उसके गले में अपनी दोनों बाहें डालते हुए बोला, तुम बताओ कब चलेंगे। आरू विक्रम की बात सुन कुछ पल सोचने के बाद उसकी तरफ देखकर, माँ को भी ले चलेंगे ना। आरू की बात सुन पर विक्रम अपना सर नहीं महिला, तो मैं लेकर नहीं जाऊंगा, वो यहीं रहेगी, मुझे उन पर बिल्कुल यकीन नहीं है। जिसे सुनकर आरू विक्रम के गाल पर हाथ रखते बोले, विक्रम जी आप उनके बेटे हो, अगर आप उनके बारे में ये सब सोचोगे तो लोग तो बुरा सोचेंगे ही ना। आरू की बात सुनकर विक्रम उसे देखते बोले, तुम्हें नहीं पता आरू इंसान कितने हद तक बुरा हो सकता है, इसलिए तुम किसी की भी बात में जल्दी मत आया करो। ये सुनते हुए आरू एक गहरी सांस भर कर बोली, अच्छा ठीक है, तो आप बताओ हमें कब चलना है। अभी वहाँ पर नित्या और करण की शादी के फंक्शन चल रहे हैं, कल उनकी शादी है, जिसके 1 महीने बाद शोभिता और आदित्य की शादी के फंक्शन शुरू हो जाए, तो हम 2 हफ्ते बाद वहाँ चलेंगे। विक्रम ने आरू को देखते हुए पूछा, जिसके जवाब में आरू अपना सर हिलाते हुए, ठीक है हम चलेंगे। विक्रम आरू की बात सुनकर उसके गाल पर हाथ रखा, यू नो बातें बहुत हो गई, तुम बहुत क्यूट लग रही हो। ये देखते हुए आरू अपना सर नहीं में हिलाकर, विक्रम जी आरू नीचे माँ के पास है। आरू की बात सुनकर विक्रम पालने की तरफ एक नज़र देखने के बाद बोला, मैंने तुमसे कहा था ना आरू को उनके साथ अकेले मत छोड़ा करो। इतना कहकर विक्रम आरू से दूर होकर कमरे से बाहर जाने लगा। जब उसकी नज़र दरवाजे पर खड़ी दामिनी पर पड़ गई, जिसका चेहरा उतरा हुआ था, विक्रम दामिनी के चेहरे को इग्नोर करके उसके पास जाकर आरू को उसकी गोद से ले लेता और उसे लेकर अंदर आ जाता है। वहीं आरू दामिनी के उतरे हुए चेहरे को देखते उसके पास आकर बोली, माँ चलिए हम डिनर की तैयारी करते हैं। दामिनी आरू के बाद अपना सर नहीं में हिलाकर, विक्रम अभी ऑफिस से आया, तुम उसके साथ रहो, मैं नीचे डिनर की तैयारियाँ करती हूँ सर्वेंट के साथ। आरू दामिनी के बाद अपना कुछ कहते उससे पहले विक्रम दामिनी से बोला, मेरे सर्वेंट कर लेंगे, आपको ज़रूरत नहीं है करने की। आरू विक्रम के रूट आवाज़ पर उसकी तरफ देखते बोले, विक्रम जी। विक्रम आरू के बात को इग्नोर करके दामिनी की तरफ देखते हुए, मुझे अपनी बीवी से बात करनी है, आप यहाँ से जाने का कष्ट करेंगे। विक्रम के आवाज़ में खटास को महसूस करते हुए दामिनी चुपचाप वहाँ से चली जाती है। दामिनी के जाने के बाद आरू नाराजगी भरी आंखों से विक्रम की तरफ देख, विक्रम जी वो आपकी माँ है। विक्रम आरू की बात सुनकर गहरी सांस भरकर, जिस माँ का प्यार मुझे कभी मिला ही नहीं, मुझे क्या पता कि उस माँ की ममता क्या होती है, इसलिए प्लीज़ मुझे कोई बहस नहीं चाहिए। आरू विक्रम की बात सुन कुछ कहते उससे पहले आरू रोना शुरू कर देता है। उसके रोने की आवाज़ सुनकर विक्रम आरू की तरफ देखते, इसे फिट करवा दो। आरू विक्रम की बात पर घूरकर उसकी तरफ देखने के बाद उसके पास आरू को अपने गोद में लेकर उसे फिट करवाने लगती है। विक्रम उन दोनों की तरफ एक नज़र देखने के बाद वॉशरूम की तरफ चला जाता है। इधर नीचे दामिनी अपनी मुट्ठी मजबूती से बंद करे गहरी सांस भरकर सर्वेंट की तरफ देकर, क्या बन रहा है डिनर में। दामिनी के सवाल पर सर्वेंट उसकी तरफ देखते हुए, आरू मैडम ने कहा है कि भिंडी और आलू की सब्जी बनेगी और उसके साथ में दाल चावल और रोटी रहेगी। दामिनी सर्वेंट की बात सुनकर उसकी तरफ देखते हुए, आलू सब्जी, उसे लिस्ट से हटाओ और बनाओ, और साथ में विक्रम को आमरस बहुत पसंद है, इसलिए वो भी बना देना। सर्वेंट दामिनी की बात सुनकर चुप रहता है, जिसे देखकर दामिनी आंखें चढ़ाती हुई कहती, तुम्हें मैंने कहा वो सुनाई नहीं दिया क्या। जिसे सुनकर सर्वेंट थोड़ा सा घबरा कर बोला, मैडम विक्रम सर को मैंगो से एलर्जी है, इसलिए वो मैंगो जूस नहीं पीते, हम संतरे का जूस बना देते हैं। सर्वेंट की बात पर दामिनी उसे घूरते हुए, मैं अपने बेटे को बचपन में वही पिलाया करती थी, तुम मुझे बताओगे। जिस पर सुधीर जी वहाँ पर आते हुए दामिनी से बोले, वो बचपन था दामिनी, और ये जवानी है। विक्रम की पूरी टेस्ट बदल चुकी है। सुधीर जी की बात सुनकर दामिनी उसकी तरफ देखते हुए, सुधीर मुझे इस घर में कोई भी कुछ करने क्यों नहीं देता। सुधीर जी दामिनी की चीट भरी आवाज़ पर हल्का मुस्कुरा कर बोले, तुम्हें तो पता होगा इंसान ऑल टाइम झूठ बोले और कभी सच बोले तो भी सामने वाला पर्सन उस सच को झूठ ही समझता है, इसलिए तुम चाहे कितना भी सुधर जाओ लोग तुम्हें बुरा ही समझेंगे। सुधीर जी की बात पर दामिनी एक गहरी सांस भरकर, मैं प्रूव करके रहूँगी कि मैं सुधर चुकी हूँ।
दामिनी की बात सुन सुधीर जी अपना सिर हिला। सर्वेंट की तरफ देखते हुए बोले, आरू ने जो कहा था मेनू में वही बनाना, ओके। सर्वेंट सुधीर जी की बात सुनकर अपना सिर हिला देता है तो सुधीर जी दामिनी की तरफ देखते हुए कहते हैं, सर्वेंट को उनका काम करने दो, डिस्टर्ब मत करो, चलो बाहर। सुधीर जी की बात पर दामिनी उसे घूर कर देखने के बाद चुपचाप किचन से बाहर चली जाती है और सुधीर जी भी उसके पीछे पीछे चले जाते हैं। इधर विप्लो और रिया कैफे में आमने सामने बैठे मिल्क शेक पी रहे थे जब रिया अपना हाथ टेबल पर पटकते हुए विप्लो से बोली, सुना। विप्लो ने रिया की बात पर कहा, जिस पर रिया उसकी तरफ देखते हुए, तुम लोगों ने इतना बड़ा तमाशा किया और मुझे पता भी नहीं चला। विप्लो और रिया की बात सुनकर मिल्क शेक का एक सिप मारने के बाद मुस्कुराते हुए बोला, अब तमाशे लोग करते ही हैं इसलिए, ताकि किसी को पता न चले। रिया विप्लो की बात सुनकर अपना सिर हिलाते हुए, और तेरा वो राघविंदर कहाँ है गया? मैंने सुना वो गे है। विप्लो रिया के बाद उसे घूर कर बोला, अबे गे उसे कहते हैं जिसे सिर्फ लड़कों में दिलचस्पी होती है और रिया उसे दोनों में दिलचस्पी, इसलिए हम उसे नॉर्मल लड़का समझ सकते हैं। विप्लो की बात पर रिया इधर उधर देखते हुए बोली, यहाँ यहीं कहीं तो नहीं है ना? विप्लो रिया की बात पर अपना सर नहीं में हिलाते हुए, नहीं, वो कह रहा था कि उसे मध्य प्रदेश जाना है अपने बाप के पास। विप्लो की बात सुन रिया हैरानी से उसकी तरफ देखते हुए बोली, क्यों, उसका घर यहाँ पर नहीं है क्या? रिया की बात सुन कर विप्लो उसकी तरफ देखते हुए, तूने रियो को हल्के में लिया है क्या? तुझे पता भी है मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में उसके बाप के कुल मिलाकर 20 बड़े बड़े क्लब और 10 होटल, और मैंने सुना है कि उसका पापा सिंपल से ज़िंदगी जीते हुए फार्मिंग का बिजनेस चलाते हैं और सालाना 1 करोड़ से ज़्यादा टूर्नामेंट निकालता है। उनका सिर्फ फार्मिंग की है, बाकी सब क्लब और होटल का मिलाकर तो सोच लो। रिया विप्लो के बाद बड़ी बड़ी आंखों से उसे देखते हुए, इसका मतलब उनका कनेक्शन बड़े बड़े पॉलिटिक्स से भी होगा। विप्लो रिया की बात पर उसकी तरफ देखते हुए बोला, क्यों, तेरे पापा के कनेक्शन नहीं है क्या? विप्लो की बात सुन रिया उसकी तरफ देखते हुए बोली, सुन ना, काफ़ी वक्त हो गया है यार, कहीं घूमने नहीं गए। इस बार तेरे रियो के राज्य चलते हैं ना? विप्लो रिया की बात पर कुछ पल सोचने के बाद बोला, अभी फ़िलहाल टाइम नहीं है। भाई की और बनी की शादी होगी और सिद्धू और दीदी के भी साथ में शादी होगी और भाभी की बहन और रुद्र की भी शादी होगी। विप्लो की बात सुनकर रिया थोड़ी सी दूरी बनाते उसकी तरफ देख, वापी, तुझे नहीं लगता सभी लोग घोड़े चढ़ चुके हैं, अब तुझे भी गड्ढे पर बैठ जाना चाहिए? विप्लो रिया की बात सुनने से बुरी तरीके से घूरते, तू कहना क्या चाहती है, मेरी ज़िंदगी में अपने हाथों से तबाह कर दूँ? जिसे सुनकर रिया जल्दी जल्दी अपना सर नहीं में हिलाकर, मैंने ऐसा कब कहा? मेरी भी शादी हो चुकी है ना, इसलिए कह रही थी कि तू भी शादी कर ले। अभी बिल्कुल नहीं करूँगा, जब तक मुझे वो लेटर लिखने वाली नहीं मिल जाती और मैं उसे अच्छा सा सबक नहीं सिखा देता, मैं शादी बिल्कुल नहीं करूँगा। विप्लो ने अपनी मुट्ठी मजबूती से बंद करते हुए कहा, जिसे सुनकर रिया उसे 1 मिनट देखने के बाद थोड़ी चुप रहकर बोली, तू नेगेटिव में क्यों ले रहा है? ये भी तो सोच सकता है ना कि तू हद से ज़्यादा डिप्रेशन में चला जाएगा। ये सोचकर कोई तुझे मोटिवेट कर रहा हो। रिया के बाद पर विप्लो उसकी तरफ एक नज़र देखने के बाद अपना सिर नहीं में हिलाकर बोला, ऐसी कोई बात नहीं, अगर ऐसा होता तो वो पर्सन खुद मेरे सामने आ इस तरीके से छुप कर मेरी फीलिंग्स के साथ नहीं खेलता। रिया विप्लो की बात सुनकर गहरी सांस भर कर बोली, मैं तो कहती हूँ कि तुझे उसे भूल जाना चाहिए। अब तो तुझे पता चल गया ना कि भाव्या की शादी हो चुकी है। भाव्या के नाम को सुनकर विप्लव अपनी मुट्ठी मजबूती से बंद करके, इस नाम को सुनते ही दिल में नफरत की आग जल जाती है मेरी। सो प्लीज़ दोबारा ये नाम मत लेना। विप्लव के गुस्से भरी आवाज़ को सुनकर रिया अपना सिर हिलाते हुए, ठीक है, वैसे तेरे पास हिमांशी का कॉन्टैक्ट नंबर है क्या? विप्लव रिया के सवाल पर उसे अजीब नज़रों से देखते हुए, उस पागल का नंबर मैं क्यों रखूंगा? रियो विप्लव के बात सुनकर कुछ पल चुप रहकर बोली, वापी, मैं तुझसे एक बात कहूँ? विप्लव शेक पीते हुए अपना सिर हिलाकर बोला, क्या? एक क्यों, 2-3 बात कह। विप्लव की बात पर रिया उसके कंधे पर हाथ रखते हुए बोले, तू मजाक में मत लेना, सीरियसली लेना। विप्लो रिया के बात पर उसकी तरफ देखते हुए आंखें चढ़ाकर बोला, क्या हुआ, काफ़ी परेशान लग रही हो, भाई ने कुछ कहा क्या? रिया विप्लो के बाद अपना सर नहीं में हिलाते हुए, वो मुझे पता है कि तुझे लेटर कौन लिख रहा था। विप्लो रिया की बात सुनकर उसे 2 मिनट घूरने के बाद हंसते हुए, हाँ, मजाक कर रही है ना? रिया विप्लो की हंसी पर अपना सर नहीं में हिलाकर, मैं मजाक नहीं कर रही, वापिस सच में कह रही हूँ, मुझे पता है कि तुझे लेटर कौन लिख रहा था। रिया को सीरियस देकर विप्लव भी सीरियस होते बोला, कौन लिख रहा था और तूने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? रिया विप्लव के बदलते तेवर को देखकर घबराने के बाद बोली, वो तुझे मानसी लिख रही थी। विप्लव रिया के बाद सुन अपनी आंखें छोटी करते हुए, क्या? रिया विप्लव के सवाल अपना सर हिलाते हुए उस दिन को याद करने लगी जब वो सब राजस्थान गए थे और पहली बार विप्लव के हिमांशी का लेटर मिला था। 10 महीने पहले हिमांशी पिलर के पीछे खड़ी विप्लव के खुश चेहरे को देखकर मुस्कुरा रही थी। उसकी आंखें हल्की नम थी जब रिया उसके कंधे पर हाथ रखते हुए बोली, मानसी,
अचानक रिया के कंधे पर हाथ रखने पर हिमांशी जल्दी जल्दी अपने आंसुओं को साफ करते हुए पलट कर मुस्कुराते हुए रिया से बोली, हाँ। रिया हिमांशी के लाल पड़ चुके आंखों को देखने के बाद एक नज़र विप्लव की तरफ देखने के बाद बोली, तुम उसे चोरी चोरी क्यों देख रही हो? हिमांशी रिया के सवाल पर अपना सर नहीं में हिलाते हुए, नहीं तो मैं उसे नहीं देख रही थी। हिमांशी की बात सुनकर रिया एक गहरी सांस भर कर बोली, मुझे पता है विप्लव ऐसा है ना कि किसी के भी दिल में बहुत जल्दी उतर जाता है, लेकिन वो भाव्या से प्यार करता है। देख रही हो कितना खुश है उसके लेटर को पढ़कर। रिया की बात सुनकर हिमांशी अपना सिर हिलाते हुए मुस्कुरा कर बोले, हाँ वही तो देख रहे हो कितना खुश है वो सिर्फ 1 लीटर से। हिमांशी की बात पर रिया उसके कंधे पर हाथ रखकर उसे अपनी तरफ मोड़ते हुए, सिर्फ 1 लीटर से मतलब कहीं तुमने? ये कहते हुए रिया हैरानी से हिमांशी को देखने लगे, जिस पर हिमांशी के चेहरे के रंग फीके पड़ने लगा और जल्दी से अपना सर नहीं में हिलाते, नहीं नहीं मैंने नहीं लिखा है। रिया हिमांशी के बात पर उसके दोनों कंधों को पकड़ कर बोले, हिमांशी झूठ मत बोलो, तुम्हारे चेहरे के रंग उड़ चुके हैं, क्या तुमने लिखा है वो लेटर? हिमांशी रिया के बाद अपना सर झुका लेती है, जिसे देखकर रिया उसके चेहरे को पकड़कर ऊपर करते हुए कहती है, मतलब तुमने ही लिखा है? हिमांशी रिया के बाद सुनकर नम आंखों से उसकी तरफ देखते बोले, पता नहीं कब वो मुझे अच्छा लगने लगा और उसे उदास देखकर दिल उदास हो जाता था, इसलिए मैंने उस भाव्या के नाम से विप्लव को लेटर लिखा, सिर्फ उसकी खुशी के लिए। हिमांशी की बात पर रिया हैरान बड़ी आंखों से उसे देखते बोले, तुम्हारा दिमाग खराब है? मैं चाहती हूँ कि बापी हमेशा के लिए उसे भूल जाए और तुम उसे एक होप दे रही हो। अगर सच में भाव्या किसी दिन आ गई और बापी को पता चला कि वो लेटर उसने नहीं बल्कि तुमने लिखा है, तुम्हें नहीं पता वो तुम्हारा क्या हाल करेगा? हिमांशी रिया की बात सुनकर अपना सर नहीं में हिलाते और उसे पता नहीं चलेगा। आप भी मत बताना। रिया हिमांशी के बात अनिश्चितता से उसे देखते हुए बोली, तुम सच में पागल हो? हिमांशी रिया के बात सुनकर अपने आंसुओं को साफ करते हुए बोली, प्लीज़ मत बताना। जिसे सुनकर रिया गहरी सांस भरते हुए बोली, ठीक है नहीं बताऊंगी। हिमांशी रिया के बात सुनकर हल्का सा मुस्कुरा देती है और फिर से विप्लव की तरफ देखने लगती है, जो कि अपने दोस्त के साथ बैठा बातें करते हुए मुस्कुरा रहा था। रिया हिमांशी को देखने लगती है, सब चीज़ों को बताते हुए रिया के होठों पर हल्की सी मुस्कान आ जाती थी और विप्लव का चेहरा गुस्से से तमतमा रहा था। जब वो अपना हाथ टेबल पर पटकते हुए गुस्से से बोला, उस बिल्ली आंखें वाली पागल की इतनी हिम्मत कि वो अब तक मेरी फीलिंग्स के साथ खेल रही थी। विप्लव के रिएक्शन को देखकर रिया उसके हाथ पर हाथ रखते हुए विप्लव रिया के हाथ को झटकते हुए गुस्से से बोला, बात मत करो मुझसे, तुम्हें भी सब कुछ पता था ना, फिर भी तुमने मेरा साथ छोड़कर उसका साथ दिया। विप्लव की बात सुनकर रिया गहरी सांस भरते हुए बोली, विप्लव पहले मुझे तुम्हारी कोई बात नहीं सुनी, तुमने भी मुझे अंधेरे में रखा, समझती क्या हो तुम खुद को? मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। विप्लव ने रिया की बात को बीच में कर गुस्से, जिस पर रिया विप्लव को घूरते बोले, तूने अपनी हालत देखी थी, हर पर रोता रहता था, इसलिए किया हिमांशी ने ये सब, और अब तो हम लोगों पर चिल्ला रहा है। विप्लव रिया की बात पर उसे चिल्लाते हुए, मैं चाहे मर जाता, तुम्हें यह सब करने की क्या जरूरत है? रिया विप्लव की बात सुनकर उसे गुस्से से घूरते हुए, बकवास बात मत करना बंद कर, और अब उसने तुझे लेटर लिखना भी बंद कर दिया है। विप्लव रिया की बात सुनकर अपनी मुट्ठी मजबूती से बंद करते हुए बोला, उसे तो मैं छोड़ूंगा नहीं, लेकिन तुम भी इंतजार करना। जिसे सुनकर रिया अपनी आंखें छोटी करते हुए, तुम मुझे धमकी दे रहे हो? विप्लव रिया की आंखों में आंखें डालकर बोला, धमकी नहीं दे रहा, तुझसे तो निपट लूंगा मैं, लेकिन पहले उस पागल को ढूंढने दो। इतना कहकर विप्लव रिया को वहीं छोड़कर कैसे बाहर चला जाता है। रिया जाते हुए विप्लव को देखकर खुद से बोली, क्या मैंने गलती कर दी? फिर अपने आप को समझाते हुए, बिल्कुल नहीं, मैंने बिल्कुल सही किया। बेवजह उसके दिल में नफरत बढ़ती जा रही थी, अब शायद चोरी कम हो जाए। इतना सोचते हुए रिया एक गहरी सांस भरकर बिल पे करती और वहाँ से अपार्टमेंट के लिए निकल जाती। इधर संगीत पूरी तरीके से खत्म हो चुकी थी और मृत्युंजय भी बच्चे को लेकर मैरिज हॉल आ चुका था। जब वहाँ पर डिनर कर रहे लोगों के कान में पायल की छम छम की आवाज़ गई। आवाज़ को सुनकर सब लोग इधर उधर देखने, जब रिद्धम अव्यक्त और समृद्धि दौड़ते हुए अंदर चले आए। उन लोगों के पैरों में पायल देखकर सभी लोग हैरान हुए। जब उनके पीछे चलते हुए मृत्युंजय एकांश को लेकर आया, मृत्युंजय के एरोगेंट चेहरे पर उसका वो ब्लैक डायमंड इयररिंग बहुत सूट कर रहा था। मृत्युंजय बैठे निर्जला की गोद में एकांश को देते हुए बोला, मॉम इसे संभालो। निर्जला मृत्युंजय के बाद एकांश को अपनी गोद में ठीक से पकड़ मृत्युंजय को देखते हुए उसके कान की तरफ इशारा करते हुए बोली, ये क्या? मृत्युंजय निर्जला के सवाल पर थोड़ा सा ऑकवर्ड होते हुए बोला, अच्छे नहीं लग रहे हैं क्या? रचना निर्जला के कुछ कहने से पहले मृत्युंजय से, तुम्हें सूट कर रहा है? मृत्युंजय रचना के कम्प्लीमेंट को सुनकर अपना सिर हिलाते हुए बोला, थैंक यू चाची। इतना कहकर मृत्युंजय महक के पास आकर बोला, तुमने डिनर किया? महक टकटकी लगाकर मृत्युंजय के पास आने देखने लगे, जिसे देख मृत्युंजय आंखें चढ़ाते बोला, डिनर बनाकर मुझे खाने का इरादा है क्या? मृत्युंजय की बात सुनकर महक एकदम से झेंप गए, जब उसके कान में वैशाली की आवाज़, हमारी बेटी का कान छिदवा दी।
मृत्युंजय वैशाली की तेज आवाज़ पर उसकी तरफ देखते हुए बोला, शॉप ओनर कह रहा था कि बच्चे बीमार नहीं होते और राहु केतु वगैरह वगैरह जो भी रहता है दूर, इसलिए मैंने मेरी बेटी का कान छिदवा दिया। बेटे का भी छिदवाया। ये कहते हुए मृत्युंजय अव्यक्त और शिवांश की तरफ इशारा कर देता है। मैक जो कि मृत्युंजय को ही टकटकी लगाकर देखे जा रहे थे, उसकी बात को सुनकर वैसा हैरानी से अव्यक्त और शिवांश को देखने लगे और अव्यक्त को देखते हुए मृत्युंजय से बोले, इतने छोटे बच्चे का कान छिदवा दिया? और वो लड़का है? मृत्युंजय महक की आवाज़ बदलता हुआ देखकर शोभित की तरफ इशारा करते हुए बोला, मैंने नहीं छिदवाया, मैंने तो बस शिवांश को परमिशन दी थी, ये शोभित ने करवाया है और कह रहा था कि जिसको एंगर इश्यू होता है उसे करवाना चाहिए। ऐसा कहकर मुझे भड़काकर मेरे भी कान छिदवा दिए। तो अब तुम बताओ मैं क्या तुम्हें गुस्सैल दिखता हूँ? ये कहते हुए मृत्युंजय पप्पी फेस बना लेता है। जब अदिति मृत्युंजय की बात सुनकर शोभित की तरफ इशारा करते हुए कहती है, आपको अपना नहीं बल्कि इनका छिदवाना चाहिए था, हर वक्त चिल्लाते रहते हैं। तो दोस्तों कहानी कैसी लगी मुझे कमेंट में लिखा। अच्छी लगे तो प्लीज़ चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। कहानी को पूरा सुनने के लिए धन्यवाद।